बेटी, एक औरत का सच्चा जीवन साथी उसका पति ही होता है। मातिंगा बुआ ने घर में घुसते ही प्रश्नों का बौछार कर दी। अरे अंबिका, यह मैं क्या सुन रही हूँ? तूने शादी का फैसला किया है? चलो, देर सवेर तुझे समझ तो आई। बस एक ही बात का अफसोस है कि तेरे पिता को यह दिन देखना बदा ना था। कहकर वह बैठक में पलथी मार के बैठ गई और बोली, अब बता, लड़का कौन है, कैसा है? तो अपनी ही जात बिरादरी का तो है ना? नहीं बुआ, अंबिका की छोटी बहन राधिका बोली। मेहन उत्तर भारत का रहने वाला है। उसके परिवार के लोग कई पुश्त पहले सिंगापुर में जा बसे थे। ये लोग बुआ ने मुंह बनाया। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। क्यों अंबिका, तुझे अपनी जात में कोई लड़का नहीं मिला जो इस सिंगापुरिया को जा पकड़ा? तेरा भी काम जग से निराला ही होता है। खैर, तू जाने तेरा काम। अब तू बच्ची तो रही नहीं कि कोई तुझे उंगली पकड़ाकर चलना सिखाए। फिर भी एक बात मैं जरूर कहूँगी कि लड़के के बारे में भली भांति जांच पड़ताल कर लेना। ऐसा न हो कि आगे चलकर पछताना पड़े। लड़कों के बारे में पहले ही तू 2 बार धोखा खा चुकी है। अंबिका का चेहरा मालिन हो गया। बुआ ने उसकी दुखती रग पर हाथ जो धर दिया था, क्या यह उसका अपराध था कि वह 2 बार शादी के लिए ठुकराई जा चुकी थी? उसने उनकते मन से सोचा, उसमें क्या कमी थी? क्या यह सुंदर नहीं थी, योग्य नहीं थी? जो पहले प्रकाश फिर अविनाश उसे ठुकरा कर चल दिए थे। अंबिका को उनके द्वारा दिए गए आघात से उबरने में सालों लग गए थे। कुछ दिन तो वह विक्षिप्त सी हो गई थी। लगता था आंसुओं के सैलाब में वह खुद भी बह जाएगी, पर धीरे धीरे तटस्थ हुई। फिर भी उसके अंदर एक हीन भावना ने घर कर लिया था। वह अंतर्मुखी हो गई थी। घर और कॉलेज दोनों के बीच उसकी दुनिया सिमट कर रह गई थी। बुआ और राधिका कुछ जरूरी खरीदारी के लिए चल दी। अंबिका घर के पिछवाड़े जा बैठी। मन में तरह तरह के विचार उमड़ने घुमड़ने लगी। बुआ की बातों ने अंबिका के मन में एक तरह के भय का संचार कर दिया था। सच तो कह रही थी बुआ कि वह मेहन के बारे में जानती ही क्या थी। बस थोड़े दिनों की पहचान के बाद वह उसके हृदय के निकट आ गया था और अब वो दोनों विवाह के बंधन में बंधने जा रहे थे। अंबिका को उसकी पहली मुलाकात याद हो आई। वह सड़क पर पानी में भीगती हुई खड़ी थी कि सहसा एक कार उसके पास आकर रुकी और ड्राइवर ने उससे पूछा, मैडम, क्या मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ? इस आंधी पानी में आपको रिक्शा मिलने वाला नहीं है। अंबिका को हिचकिचाते देख वह व्यक्ति फिर बोला, घबराइए नहीं, मैं इसी सामने वाले बैंक में अधिकारी हूँ। मेरा नाम मेहन भरद्वाज है। मैं अंबिका आयरारा हूँ, उसने कहा था। घर पहुंचकर अंबिका ने शिष्टाचार बस मेहन को कॉफी पीने के लिए आमंत्रित किया। मेहन आंख फाड़ उस मकान को देख रहा था। आप इस हवेली में रहती हैं? मेहन ने पूछा। अंबिका की हंसी छूट गई। हवेली तो क्या है, एक पुराना मकान है। मेरे पिता ने इसे अपनी किसी परिचित से मिट्टी के मोल खरीद लिया था। आप इसे मकान कहती हैं? यह तो अच्छा खासा महल है। वाह, क्या नक्काशी है! जरा फर्श की टाइल्स की डिजाइन तो देखिए, लगता है कोई ईरानी कालीन बिछा है। देखकर तबीयत खुश हो गई। फिर कॉफी का घूंट भरकर वह बोला, वाह, आपकी तरह आपकी कॉफी भी लाजवाब है। मुझे लोग पुरानी वस्तुओं का संग्रह करने का बड़ा शौक है। करीब 200 तो गौतम बुद्ध की मूर्तियां हैं मेरे पास।
कभी मेरे घर आइए तो दिखाऊंगा, लेकिन कभी क्यों, इसी रविवार को आइए, मैं आपको चाइनीज चाय पिलाऊंगा। वो अभी बैठे बातें ही कर रहा था कि राधिका आ गई थी। अंबिका ने उसका परिचय मेहन से करवाया। मेहन के जाने के बाद राधिका ने नाक भौं सिकोड़कर कहा था, दीदी तुम भी कमाल करती हो, एक अनजान आदमी को घर में घुसा लिया। यदि वह चोर डाकू या ठग होता तो। मेहन ने शादी तय होने के बाद एक दिन अंबिका से हंसकर उससे कहा था, मेहन राधिका ठीक ही कहती है, तुम चोर डाकू व ठग निकले, मैं चोर वह कैसे? आश्चर्य का भाव लिए मोहन बोला, तुमने मेरे दिल को जो चुराया, ओह, और डाकू तुमने मेरे मन का पर डाका डाला, और ठग नहीं, वह शायद तुम नहीं हो, अंबिका ने उसकी बाहों में सिमटते हुए कहा था। उसे याद आया एक बार वह और मेहन बैठे बातचीत कर रहे थे। उसने मेहन के कंधे पर सर रखते हुए कहा था, मेहन सचमुच बताना, तुम मुझसे शादी किस लिए कर रहे हो? मेहन ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा था, अब बता भी दूं? हाँ हाँ बताओ ना, तुम कॉफी बहुत अच्छी बनाती हो। और अंबिका ने उसे प्यार से एक धौल जमाई थी। अंबिका को अब भी विश्वास नहीं होता था कि मेहन जैसा व्यक्ति उसे अपने जीवन साथी बनाने का सोच रहा था। एक तरफ मन पुलकित हो रहा था, दूसरी तरफ एक अनजाने भविष्य की कल्पना से उसका दिल बैठा जा रहा था। क्या सचमुच उसके दिन पलटेंगे? 40 वर्ष एकांकी जीवन बिताने के बाद क्या उसकी आशाएं फलीभूत होंगी? क्या उसे भी वह सब कुछ मिलेगा जो हर औरत चाहती है, यानी घर, पति, बच्चे? अंबिका को अपना सहमा बचपन याद आ गया। बीमार माँ की तस्वीर आंखों में तैर गई। उसका पीला चेहरा, दम से जर्जर शरीर, आए दिन वो खाट पकड़ लेती और घर का भार नन्ही अंबिका के अपरिपक्व कंधों पर आ पड़ता। माँ के निधन के बाद अंबिका ने घर का भार संभाल लिया। गुड़िया ने खेलने की उम्र में नून तेल की चिंता में डूब गई। कब बचपन बीता और कब जवानी में कदम रखा, इसका उसे पता ही ना चला। कभी कभार मातंगी बुआ गांव से महीने भर के लिए आ जाती और हर बार पिताजी से एक ही राग आलापती, रघुनाथ बिन औरत की तेरी गृहस्थी चौपट हो रही है, तू दूसरा ब्याह क्यों नहीं कर लेता? इस उम्र में दूसरा विवाह? नहीं नहीं अक्का, अरे तो फिर कम से कम अंबिका का ही विवाह कर दे। ताड़ जैसी लंबी होती जा रही है, एक तो ठिकाने लगा दे। अंबिका ने मुंह बनाया, बुआ मैं भी शादी नहीं करूंगी। बुआ जब भी आती ही अंबिका को समझाने की कोशिश करती, अरे बिटिया, शादी के बिना लड़की जात का निस्तर नहीं है। कुंवारी लड़की पिता के घर में बैठी रहे तो लोग क्या कहेंगे? मेरे मान एक औरत का सच्चा जीवन साथी उसका पति ही होता है। वह अपनी ससुराल में ही शोभा देती है। एक अकेली औरत को यह समाज चैन से जीने नहीं देता। मेरी बात गांठ बांध ले, अकेली क्यों? पिताजी हैं, राजू व राधिका हैं, लो सुन लो। अरे पिताजी का साया सिर पर कितने दिन रहेगा, और भाई बहन वो जवान होते ही अपनी राह पकड़ लेंगे। लेकिन अंबिका ने
उनकी एक न सुनी। अंबिका कॉलेज गई तो पहले ही दिन प्रकाश से उसका साक्षात्कार हुआ। प्रतिभावान सुदर्शन प्रकाश पहली नजर में ही उसकी नजरों में समा गया। विवाह के नाम से चिढ़ने वाली अंबिका मादक सपनों में खो गई। प्रकाश भी दिलो जान से उसे चाहने लगा। अब दोनों आतुरता से एक दूसरे की राह देखते और परस्पर मिलने के बहाने ढूंढते। धीरे धीरे दोनों ने यह तय कर लिया कि वो कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही विवाह करेंगे और फिर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाएंगे। अचानक छोटी बहन राधिका घर से भाग गई। रघुनाथ यह आघात बर्दाश्त न कर सके। उन्हें दिल का दौरा पड़ा। परिवार के लोग उन्हें अस्पताल ले गए। भागने के 4 दिनों बाद राधिका बीमार पिता को देखने अस्पताल आई। उसके साथ पड़ोस का आवारा लड़का दिनेश था। अंबिका ने बहन को आड़े हाथों लिया। अरे यूं भागकर चोरी छिपे शादी करने की क्या जरूरत थी? मुझे बताती तो मैं किसी तरह पिताजी को राजी कर लेती। दीदी, पिताजी तो शायद मान जाते, पर दिनेश के माता पिता उसकी शादी किसी मालदार लड़की से करवाना चाहते थे। फिर उसने तुनक लजाते हुए बताया कि उसका दिनेश के साथ प्रेम प्रसंग कई महीनों से चल रहा था और अब उसे गर्व ठहर गया था। बहन की दिलेरी देख अंबिका स्तब्ध रह गई। इधर अचानक प्रकाश ने ऐलान किया कि उसे एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया है और वह जल्द से अमेरिका के लिए रवाना होना चाहता है। अंबिका, तुम भी साथ चलो, हम लोग वहीं शादी कर लेंगे। प्रकाश ने कहा था। ऐसे कैसे चलूं? प्रकाश वह आंखों में आंसू भरकर बोली। तुम तो देख ही रही हो, मेरे पिता अस्पताल में मौत से जूझ रहे हैं और मेरी बहन आसन प्रसव है। वह सब मैं कुछ नहीं जानता। प्रकाश ने उसकी बात काटी। तुम पारिवारिक मेलों में फंसी रहो तो तुम्हारी जिंदगी मिट्टी हो जाएगी। मेरा कहना मानो, सब जिम्मेदारियां झटक दो, सब संबंध तोड़ दो और अपना भविष्य बनाओ। पर अंबिका ऐसा ना कर सकी। प्रकाश चला गया और धीरे धीरे उसने अंबिका से अपने सारे संपर्क तोड़ दिए। अंबिका महीनों रोती रही। जब थोड़ा संयत हुई तो उसने शोध कार्य करने का निश्चय किया। इस सिलसिले में उसका अपने विषय के प्रोफेसर श्री सेठी के यहाँ आना जाना होने लगा। समय धीरे धीरे सरकता रहा। छोटा भाई राजू एक संगीत ग्रुप में जा मिला था और गिटार बजाते देश विदेश घूम रहा था। राधिका पति व बच्चों समेत पिता के घर रहने आ गई थी। रघुनाथ को दोबारा दिल का दौरा पड़ा और इस बार उन्होंने सदा के लिए आँख मूंद ली। मरने से पहले वो अपना घर अंबिका के नाम कर गए और अंबिका से वादा ले लिया कि इस घर को किसी को दान नहीं करोगी, ना बेचोगी। अंबिका एक मसीनी जिंदगी जिए जा रही थी। उसने आज समय ही पढ़ोरता का आवरण ओढ़ लिया था। एक दिन दर्पण में झांका तो कांप गई। यह बालों में सफेदी, चेहरे पर लकीरें, आंखें भींच, ओठ यौवन उतर पर था। मन तो शायद कभी का बूढ़ा हो चुका था। जब अविनाश के घर वालों से शादी का प्रस्ताव आया
तो एक बार फिर मन में दबी आकांक्षाएं करवट लेने लगी। मन के तार झंझना उठे। अविनाश को देखकर फिर से जीने की ललक हुई। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं कि अचानक लड़के वालों ने मंगनी तोड़ दी। कारण पूछने पर वो टाल गए। अंबिका मोहित हुई। उसके आत्मसम्मान को बड़ी ठेस लगी। अविनाश ने सवाल जवाब करने के बदले वह मन ही मन सुगलती रही। उसने तय कर लिया कि अब वह एकांकी जिंदगी जिएगी। क्या पुरुष नामी जीव के बिना जीवन काटा नहीं जा सकता? क्या उसके नाम के साथ एक पुरुष के नाम का उछल्ला जुड़ने पर ही उसे समाज में मान सम्मान मिलेगा? सब कुछ तो था उसके पास। प्राध्यापिका की नौकरी, सिर छिपाने का अपना घर, प्यार लुटाने को उसकी बहन के बच्चे, और क्या चाहिए था उसे। लेकिन मेहन से मिलने के बाद उसे लगा था कि वह इतने दिनों एक अर्थहीन जिंदगी जी रही थी। उसके हिस्से की खुशियाँ अपनी झोली में बटोरने के लिए वह ललायत हो उठी। मन में नई आशाएं, नई अभिलाषाएं अंकुरित हुई। दीदी, राधिका ने आवाज दी, अरे तुम यहाँ बैठी हो? बुआ और मैंने सारी खरीदारी कर ली, चलकर देखो। आविका जड़ावन बैठी रही। या क्या? ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हुआ? राधिका, मुझे बड़ा डर लग रहा है। किस बात का डर? क्या मेहन से शादी करके मैं सही कदम उठा रही हूँ? अरे पागल हो गई हो क्या? यह सब सोचने लग गई आप? बुआ की बातों ने मन में भारी डर पैदा कर दिया है। ओह दीदी, तुम तो जानती हो बुआ को तिल का ताड़ बनाना देती हैं। फिर भी जरा सोचा जाए तो मेहन के बारे में हम जानते ही क्या हैं। ना उसके घर वालों से मिले, पता नहीं हमारी निभेगी या नहीं। ओ दीदी, अब यह सब सोचना छोड़ो। जब शादी की उम्र थी तो शादी ना की, अब इस ढलती उम्र में दुल्हन बनोगी तो लोग हंसेंगे नहीं? लोगों के कहने की, हंसने की तुम्हें इतनी परवाह क्यों है? दीदी, तुम्हारा मन गवाही देता है कि मेहन भले आदमी हैं, तुम्हारे योग्य हैं, तो और क्या चाहिए? सोचती हूँ अब शादी करके क्या होगा? तुम और दिनेश तो हो ही सहारा के लिए। क्यों राधिका, तू अपनी दीदी को बुढ़ापे में सहारा देगी ना? राधिका भाव विभोर होकर अंबिका से लिपट गई। वाह दीदी, यह भी कोई पूछने की बात है? यदि तुमने आसरा ना दिया होता तो मैं और मेरे बच्चे भीख मांगते होते। दिनेश को तो तुम जानती हो, जमाने भर का नकारा। छोड़ वह सब, अब यह तय रहा, मैं मेहन से शादी नहीं करूंगी। अच्छी तरह सोच विचार कर लो। सोच चुकी। अगली सुबह अंबिका उठी तो ऐसा लग रहा था कि मन में एक भारी बोझ उतर गया है। घर से निकलकर रिक्शे की तलाश में नजरें घुमा रही थी कि अचानक कानों में आवाज पड़ी, अंबिका तुम? उसने चौंक कर सिर उठाया। अविनाश उसके सामने खड़ा था। यह सोचकर अंबिका के ओठ संकुचित हुए माथे पर बल पड़ गए कि यही वह फरेबी था जो शादी के बेदी पर उसे ठुकरा कर चला गया था। अंबिका, क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? मेरे साथ एक प्याला कॉफी पी सकती हो? अंबिका को हिचकिचाते देख उसने आग्रह किया। मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा। अंबिका अनिच्छा से बैठी कॉफी के प्याले में चम्मच डुलाती रही। अंबिका, अविनाश बोला, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। हाँ,
सो तो तुम हो ही, अंबिका ने मन ही मन कहा, पर प्रत्यक्ष में वह बोली। अब इन बातों से फायदा अविनाश पल भर के लिए गंभीर हो गया और बोला, जानता हूँ गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, पर आज इतने सालों बाद तुम्हें अचानक देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। सोचा दो बातें करके अपने मन का बोझ हल्का कर लूँ। तुम्हारे साथ भारी अन्याय हुआ और तुमने मुझसे कोसा भी होगा, पर हमारी शादी टूटने की एक वजह थी। शादी के चंद रोज पहले तुम्हारे बहन बहनोई मेरे माता पिता से मिलने आए थे। उन्होंने मेरे माँ बाप के कान भरे, तुम्हारे बारे में काफ़ी जहर उगला। उन्होंने कहा कि तुम चरित्रहीन हो। कॉलेज में किसी प्रकाश नाम के लड़के के साथ तुम्हारा रोमांस चल रहा था और तुम काफ़ी बदनाम हो गई थी। तुम शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती थी, वगैरह वगैरह। अंबिका स्तब्ध रह गई। झूठ, बिल्कुल झूठ, उसने तड़प कर कहा। जानता हूँ यह सब काट ही रहेगा। पता नहीं तुम्हारे परिवार वालों को तुमसे क्या नाराज़गी थी जो उन्होंने तुम्हारी इतनी बुराई की। हमेशा शादी ब्याह के मामले में दूसरे लोग जलन के मारे फांसी मार देते हैं, बना बनाया काम बिगाड़ देते हैं, पर ये लोग तो तुम्हारे अपने थे, तुम्हारे निकटतम संबंधी थे। उनकी बातों से मेरे माँ बाप बुरी तरह भड़क गए। उन्हें लगा उनके साथ भारी धोखा हो रहा है। उन्होंने आओ देखा न ताओ चटमंगनी तोड़ दी और मुझे लिख भेजा। छोड़िए भी, अंबिका ने उपेक्षा से कहा। जो बीत गया सो बीत गया, तुम्हारा कहना ठीक है। कुछ देर बाद अविनाश ने कहा, अच्छा तो मैं विदा लेता हूँ। उसके जाने के बाद अंबिका मरमाहित सी बैठी रही। उसके मन में एक कोलाहल मचा हुआ था। उसके अपनों से ही उससे छला किया था। ऐसा क्यों किया था उन्होंने? क्यों वो अंबिका की खुशियों के आड़े आए थे? क्यों उन्होंने अंबिका का घर न बसने दिया? उसका मन रो उठा। इतना बड़ा विश्वासघात, इतना भारी छल, क्या यह सब सिर्फ इसलिए कि अंबिका उनका पालन पोषण कर रही थी? उसने उन्हें रहने के लिए आश्रय दे रखा था। शायद उन्हें डर था कि अंबिका की शादी हुई तो वो घर से बेघर हो जाएंगे और उनकी आमदनी का जरिया भी जाता रहेगा। अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने अंबिका की खुशियों का गला घोटा था, लेकिन अब और नहीं। अंबिका अब किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनेगी। अब वह किसी के इशारों पर नहीं नाचेगी। वह यंत्रवत उठी और टेलीफोन की ओर बढ़ी। हेलो, उधर से मेहन बोला। अरे अंबिका, तुम कहो, कैसे याद किया? मेहन, हमारी शादी कब की तय है? उसने सूखे कंठ से पूछा। अरे यह भी भूल गई क्या? अरे अगले रविवार को ही तो हमारा गठबंधन है। मेहन, क्या तुम अभी इसी वक्त शादी नहीं कर सकते? यह क्या कह रही हो? शादी के कार्ड बांटे जा चुके हैं। सगे संबंधियों का जमघाट होगा। मेहन, हमें किसी शोर शराबे की क्या आवश्यकता है? चलो ना, हम अभी शादी कर लेते हैं किसी मंदिर में। लेकिन इस उतावलेपन की वजह मोहन ने आश्चर्य से भरा स्वर उभरा। नहीं जानती, नहीं बता सकती, बस इतना ही जानती हूँ कि अब तुमसे एक पल का बिछोह बर्दाश्त के बाहर है। अब यह दूरी असह्य है। मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ, जल्द से जल्द। प्लीज़ मेहन, मेरी इतनी सी बात रख लो। बोलो, आओगे ना? मैं यहाँ के इस रेस्टोरेंट में तुम्हारा राह देख रही हूँ। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। अंबिका सांस रोके वहीं खड़ी रही। उसे लगा कुछ ही पल में एक युग बीत गया हो। फिर उसने सुना, मेहन कह रहा है था कि मैं आ रहा हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।